हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विकास और आप लोग देख रहे हैं नाइक एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो बच्चे पूरे वर्ष पढ़ाई नहीं किए हैं और वो परीक्षा देना चाहते हैं और परीक्षा में सबसे अच्छा नंबर लाना चाहते हैं कम समय में, तो वो लोग इस वीडियो को देखें। वो लोग 80 नंबर से ज़्यादा ही ला सकते हैं परीक्षा में। इतना महत्वपूर्ण ये वीडियो आप लोगों के लिए सिद्ध होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या होगा कि जो हिंदी का पेपर होगा, तो हिंदी के पेपर में आप लोगों को जीवन परिचय पूछता है, जीवन परिचय भी पूछता है। तो जीवन परिचय आप लोगों को जयशंकर प्रसाद का याद कर लेना है, उसके बाद भगवत शरण उपाध्याय का याद कर लेना है और उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल का याद कर लेना है। आपसे गद्य में पूछेगा तो गद्य में से जयशंकर प्रसाद का आ सकता है, भगवत शरण उपाध्याय का आ सकता है या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इन तीनों में से कोई ना कोई पूछ देगा, जरूर आएगा, ये कंफर्म बात है। तो यहाँ पर आपको जो है 3 नंबर मिलेगा। जीवन परिचय लिखेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा। उसके बाद से पूछता है पद वाले में से जीवन परिचय, तो आपसे पूछ सकता है तुलसीदास का पूछ सकता है, महादेवी वर्मा का पूछ सकता है या सूरदास का पूछ सकता है। तो इसमें भी आपको 3 नंबर दिया जाएगा। तो 3 नंबर यहाँ, 3 नंबर यहाँ, यानी 6 नंबर आपका कंफर्म हो गया। आगे आपसे पूछता है करुण रस। तो करुण रस, अब आपको नहीं पता है करुण रस क्या होता है, तो एकदम सिंपल भाषा में आप लोग समझ लीजिए कि इसका अस्थाई भाव शोक होता है। बस आपको इतना याद रख लेना है कि करुण रस जो होता है इसका अस्थाई भाव शोक होता है। और जहाँ शोक नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भावों से मिलकर रस रूप में बदल जाता है, तो वहाँ कौन रस होता है, तो करुण रस होता है। अब एक एग्जाम्पल लिखेंगे, ये इसका परिभाषा लिख लेंगे। परिभाषा बहुत बड़ा नहीं है, तो अब इसका उदाहरण लिखेंगे कि चहु दिसी कान्ह कान्ह कहि टेरत असुवन बहत पनारे। यानी एग्जाम्पल है कि चहु दिसी कान्ह कान्ह कहि टेरत असुवन बहत पनारे, ये इसका उदाहरण है रूपक का। आपसे करुण रस पूछेगा या हास्य रस, अथवा में करके देगा, तो अब आपकी मर्जी, करुण रस लिखिए या हास्य रस लिखिए। तो अब हास्य रस का परिभाषा हो जाएगा कि इसका अस्थाई भाव हास होता है। हास का मतलब होता है हंसना, यानी इसका अस्थाई भाव हास होता है। जहाँ हास नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भावों से मिलकर रस रूप में बदल जाता है, तो वहाँ हास्य रस होता है या हास्य रस कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि शीश पर गंगा हंसे, लट में भुजंगा हंसे, हास ये स है, हास ही के दंगा भयो नंगा के विवाह में, ये जो है इसका उदाहरण हो जाएगा। अब देख लेते हैं थोड़ा आगे, रूपक अलंकार दिया है। अब आपसे हास्य रस आपको लिखना होगा, करुण रस या हास्य रस, दोनों में से किसी एक को ही लिखना होगा। तो आपको यहाँ पर मिलेगा 2 नंबर। आप करुण रस लिखें या हास्य रस लिखें, दोनों में से किसी एक को लिखना होगा। अब रूपक अलंकार आपसे पूछेगा, तो रूपक अलंकार पूछेगा और उपमा अलंकार पूछेगा, तो इन दोनों में से किसी एक को ही लिखना है, आपको किसी एक को ही लिखना है। तो रूपक अलंकार किसे कहते हैं, तो इसका होता है कि जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप कर दोनों में, जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप करके दोनों में अभेद प्रकट किया जाता है, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, चरण जो है कमल के समान बताया गया है यहाँ पर, यानी चरण का मतलब पैरों को कमल के समान बताया गया है। अब उपमा अलंकार, तो उपमा अलंकार का मतलब क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की समानता किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से समान गुण धर्म के आधार पर की जाती है, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। ये आप या तो इसको लिखें या इसको लिखें, इसको लिखें या इसको लिखें, दोनों में से किसी एक को लिखना है। आपको 2 नंबर यहाँ मिलेगा। आते हैं रोला क्या होता है, तो आपसे पूछेगा कि रोला या सोरठा, दोनों में से किसी एक का उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। तो अब यह एक सममात्रिक छंद होता है। कौन? रोला। यह एक सममात्रिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं एवं प्रत्येक
चरण में 11 एवं 13 मात्राओं पर यति होता है, यानी रुका जाता है। अब आते हैं सोरठा को क्या लिखेंगे। यह दोहा का उल्टा होता है। कौन उल्टा होता है? सोरठा। यह दोहा का उल्टा होता है। इसके पहले एवं तीसरे चरण में 11 मात्राएं एवं दूसरे तथा चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ये सोरठा होता है। यहाँ पर भी आपको 2 नंबर देगा। आप इसको लिखें या इसको लिखें, दोनों 2 नंबर यहाँ पर आपको देगा। अब आते हैं उपसर्ग। तो उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग का मतलब होता है जो आगे जुड़ता है। उपसर्ग यानी जो आगे जुड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो अन दिया है, तो अन का मतलब क्या हो जाए? कौन सा इसमें शब्द जोड़ें कि कोई शब्द बन जाए। तो अन है तो यहाँ पर अन को जोड़ेंगे और मोल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? अनमोल। हमारा एक शब्द बन गया। अनु है तो अनु जोड़ देंगे और मान जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? अनुमान हो जाएगा हमारा। अभी है तो अभी में साप जोड़ने तो क्या हो जाएगा? अभिशाप हो जाएगा। परि में वार जोड़ दे तो परिवार हो जाएगा, परिवार। और सु में मन जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? सुमन। तो आपको इसमें से किसी 2 को ही करना है। तो मान लीजिए कि ये वाला और ये वाला कर लेते हैं तो आपको 2 नंबर यहाँ मिलेगा। अब प्रत्यय क्या होता है? तो प्रत्यय जो होता है वो पीछे जुड़ता है, किसी शब्द के अंत में जुड़ता है। तो त्व है तो म ह और त्व महत्व, एक नया शब्द बन गया तो आपको 1 नंबर देगा। वाह है तो आप इसका बना सकते हैं दिखावा, लास्ट में आया, दिखावा अंत में आया, वाह दिखावा। वट बना वट तो वट यहाँ पर आ गया। आई तो मिठाई, आई यहाँ पर आ गया मिठाई। पन तो इसका हो जाएगा बचपन, पन लास्ट में आ गया, यानी यहाँ पर तो लास्ट में आया, वाह अंत में आया, वट लास्ट में आया, आई लास्ट में आया, पन लास्ट में आया। तो आपको भी इसमें कितना मिलेगा? 2 नंबर ही मिलेगा, किसी 2 को ही करना पड़ेगा। आते हैं समास में। तो समास में भी आपको 2 ही नंबर मिलेगा। दिया है चौराहा, तो आपको क्या करना है? चौराहा का मतलब होता है 4 राहों का समूह। चौ यानी 4, राह यानी राहों का समूह। तो अर्थात कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है, द्विगु समास होता है। तो 1 नंबर यहाँ पर देगा। मान लीजिए त्रिकोण दिया है, त्रिकोण का मतलब क्या होता है? 3 कोणों का समूह। तो यहाँ पर भी कौन सा? द्विगु समास। द्विगु का मतलब होता है जो संख्या का बोध कराता हो, जो संख्या को बताता हो। तो 3 कोणों का समूह यानी 3 जो है संख्या को बता रहा है, 4 राहों का समूह तो 4 संख्या को बता रहा है। तो जो संख्या को बताता है वो द्विगु समास कहलाता है। दिया है देश विदेश, तो आपको ध्यान रखना है बीच में योजक चिन्ह आ जाए तो आप याद रखेंगे द्वंद्व समास होता है। तो देश और विदेश, देश विदेश लिखा है तो हम बनाएंगे देश और विदेश, तो यहाँ पर द्वंद्व समास होता है। माता पिता, माता और पिता, तो यहाँ पर द्वंद्व समास। अब आपसे पूछेगा तत्सम रूप। तो तत्सम रूप हम आपको कुछ देर बाद बताएंगे, अंत में बताएंगे तत्सम रूप। कुछ महत्वपूर्ण बचे हुए हैं उसको हम बता देंगे। आगे पर्यायवाची पूछता है, तो पूछेगा कमल का पर्यायवाची बताइए। तो कमल का आप लोग लिखेंगे सरोज, पंकज, जलज। दिन का दिवस, तिथि, दिनांक। लिख नदी का नर्मदा होता है। फूल का क्या हो जाएगा? सुमन हो जाएगा, कुसुम हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग लिख लेंगे। अब आते हैं आपको तैयारी कैसे करना है। आपको तैयार ऐसे करना है। जीवन परिचय अगर आपको याद हो गया, पद वाले में से गद्य का अगर याद हो गया तो आप याद कर लिए तो ट्रिक करिए कि हाँ हमको याद हो गया। अब पद का अगर याद हो गया तो याद करके ट्रिक कर लीजिए कि हमको याद हो गया। हास्य रस अगर तैयार हो गया तो ट्रिक कर लीजिए कि हाँ तैयार हो गया। रूपक तैयार हो गया या उपमा याद हो गया तो इसको ट्रिक कर लीजिए कि हाँ हमको तैयार हो गया। रोला सोरठा अगर इस तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आप ट्रिक करते जाइए और आपको इतनी चीज़ें आपको तैयार करना है। अगर कम समय में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो इतना तैयार कर लीजिए, आपके बोर्ड परीक्षा में ज़रूर पूछेगा। इसके साथ ही यहाँ पर खंड काव्य भी पूछता है। खंड काव्य 3 नंबर यहाँ पर भी पूछेगा। खंड काव्य 3 नंबर पूछता है। तो यहाँ पर हो गया आपका 38 नंबर। 38 नंबर यहाँ पर और 30 नंबर स्कूल से मिलेगा। तो 38 और 30 कितना हो गया? 68 नंबर आपको हिंदी में मिल जाएगा। यानी पूरे वर्ष आप पढ़ाई नहीं किए हैं फिर भी आप अच्छे से अच्छा नंबर ला सकते हैं। धन्यवाद।